गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में बीएससी सेकेंड ईयर में कल की जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था समायनन और विसमायनन विलायक। उसके बाद में पढ़ा था हमने H पॉजिटिव या प्रोटॉन को ग्रहण करने और अक्षेप्त करने के आधार पे विलायकों के प्रकार। उसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक है इसमें लुईस अवधारणा, यानी एसिड और बेस को बताने के लिए जो 4 अवधारणा दी गई थी उसमें से 3 हमने पहले क्लास में पढ़ ली है और जो नेक्स्ट है इसके अंदर वो है लुईस की अवधारणा, 4th नंबर पे आएगी है। और ये जो टॉपिक है वो एसिड और बेस की जो यूनिट है, यूनिट नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है एसिड और बेस, उसका ये क्या है लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो ये इसमें लुईस है वो साइंटिस्ट का नाम है। लुईस ने एसिड और बेस को बताने के लिए अपनी अवधारणा दी थी, इसलिए इसको लुईस कॉन्सेप्ट है वो कहा जाएगा। लुईस की जो अवधारणा है वो इलेक्ट्रॉनों के आधार पे दी गई, यानी इलेक्ट्रॉन को अक्षेप्त करने और इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने के आधार पे यह अवधारणा दी गई है। तो इस अवधारणा के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को अक्षेप्ट करने वाले यौगिक हैं वो क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे, और इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने वाले जो कंपाउंड है वो बेस कहलाएंगे। अब ये जो अवधारणा थी वो इलेक्ट्रॉनों के आधार पे दी गई थी, इस कारण से इस अवधारणा को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा या फिर एप्रोटिक कॉन्सेप्ट के अंदर रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को अक्षेप्ट और डोनेट करने के आधार पे दी गई थी। और एप्रोटिक कॉन्सेप्ट इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो अवधारणा थी वो उसके अंदर प्रोटॉन है वो शामिल नहीं थे, इस कारण से इसे हम एप्रोटिक कॉन्सेप्ट या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है वो कहेंगे। उसके बाद में हम इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों को अक्षेप्ट करने वाले होते हैं एसिड और इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने वाले क्या होंगे, बेस होंगे। अब इसके अंदर हम एग्जांपल पढ़ते हैं, जैसे हमने लिया BF3, उसके साथ में हमने क्या लिया NH3। अब NH3 में पता है हमें नाइट्रोजन परमाणु पे क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर हो यानी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। BF3 जो होता है उसमें ये इस प्रकार से होगा, बोरोन फ्लोरीन फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 ये हो गए और 2 ये वाले हो गए। अब बोरोन का जो ऑक्टेट होता है अष्टक, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो BF3 का जो बोरोन परमाणु है, केंद्रीय परमाणु, उसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट नहीं है, पूर्ण अष्टक है। तो ये क्या करेगा, NH3 के साथ में क्रिया करने पर नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इस BF3 को दे देगा बॉन्ड बनाने के लिए। तो कैसे बनेंगे, इसमें NH3 और इसकी तरफ से बॉन्ड बनेगा BF3, ये बन जाएगा इसमें। अब इसके अंदर जो ये बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन यानी उपसह संयोजक बंध है वो कह देंगे। ठीक है, तो BF3 NH3, अब यहाँ पे क्या हो गया, BF3 में बोरोन परमाणु का अष्टक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से आ गए तीनों फ्लोरीन से और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए, तो बोरोन के अष्टक में क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन, बोरोन का अष्टक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब BF3 इस रिएक्शन में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। किसके अनुसार था ये, लुईस के अनुसार, इस कारण से इसको हम लुईस एसिड बोल देंगे। NH3 ने इस रिएक्शन में अपनी इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, BF3 को डोनेट करने वाला होता है बेस, किसके अनुसार है, लुईस के अनुसार, तो इसको हम क्या बोल देंगे, लुईस अक्षार है वो कह देंगे। तो इससे ये बन जाएगा दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो लुईस ने ये बताया कि जब एसिड और बेस आपस में क्रिया करते हैं तो एक उपसह संयोजक बंध या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण होता है, और एसिड और बेस आपस में क्रिया करते हैं तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो कहते हैं। अब एसिड और बेस आपस में क्रिया कर रहे हैं लुईस के अनुसार, तो इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। तो लुईस ने क्या बताया कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का बनना ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। ये बन गया इसके अंदर। उसके बाद में देखें इसके अंदर ये होगी लुईस की अवधारणा, इलेक्ट्रॉनों के आधार पे दी गई थी, इसलिए इसे हम लुईस की इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा या एप्रोटिक
कॉन्सेप्ट है वो कह देंगे। अब इसके अंदर देखें आप, क्लासिफिकेशन करना है हमें। क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस एसिड। पहले हम इसमें लुईस एसिड या जो लुईस अम्ल है उनका क्लासिफिकेशन कर लें। ये तो हमें पता है एसिड है, एसिड का मतलब इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने वाले जितने भी यौगिक हैं वो सारे के सारे लुईस एसिड कहलाते हैं। अब ये लुईस एसिड कितने प्रकार के हो सकते हैं वो हमें इसके क्लासिफिकेशन में पढ़ना है। तो सबसे पहले लुईस एसिड के अंदर हम क्या रखेंगे, कंपाउंड विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, कंपाउंड विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट यानी अपूर्ण अष्टक वाले जो यौगिक हैं वो लुईस एसिड में रखे जाएंगे। तो लुईस अम्लों का जो वर्गीकरण है उसमें पहला जो क्लास या पहली कैटेगरी है वो कौन से रखे जाएंगे, अपूर्ण अष्टक वाले यौगिक। इसके अंदर हम एग्जाम्पल कौन से पढ़ेंगे, वे यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण नहीं होता है, यानी केंद्रीय परमाणु के अष्टक में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वे लुईस एसिड की इस कैटेगरी के अंदर रखे जाएंगे। एग्जाम्पल देखें, सबसे पहला तो यही हो जाएगा, BF3 है, NH3 के साथ में रिएक्शन कर ली, BF3 में बोरोन परमाणु का अष्टक क्या है, कंप्लीट नहीं है, तो ये किस प्रकार से बनाएगा, NH3 और ये हो गया BF3। ठीक है, तो ये क्या इसके अंदर क्या हो गया, लुईस एसिड हो गया। इसी तरह से हम एग्जाम्पल लेते हैं जैसे AlCl3 का। AlCl3 में एल्यूमिनियम है, केंद्रीय परमाणु इसके ये जो वैलेंस शेल हो या फिर ऑक्टेट के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये किसी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। जैसे हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं यहाँ पे पीरिडीन, ये पीरिडीन है, इसके वैलेंस शेल में इसके नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, एक लोन पेयर है, तो किस प्रकार से जुड़ेगा, नाइट्रोजन AlCl, ये बन गया इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इस वाले के अंदर ये बन गया। अब ये बॉन्ड बनने के बाद में BF3 में बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और AlCl3 में एल्यूमिनियम का ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाता है। ये क्या है इसके अंदर, पीरियड है वो इसके अंदर हो जाएगा। तो ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, लुईस एसिड। ये भी लुईस एसिड है और ये वाला भी क्या है, लुईस एसिड है। ठीक है, ये दोनों इसके एग्जाम्पल हो गए। इसके एग्जाम्पल है कौन सी कैटेगरी के, कंपाउंड विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। उसके बाद में लुईस एसिड का जो क्लासिफिकेशन था उसके अंदर सेकंड कैटेगरी कौन सी आएगी, कंपाउंड विद वैकेंट d ऑर्बिटल, यानी वे कंपाउंड जिनके केंद्रीय परमाणु के पास रिक्त d कक्षक होते हैं वे लुईस एसिड कहलाएंगे और वे लुईस एसिड की इस कैटेगरी में रखे जाएंगे, कंपाउंड विद वैकेंट d ऑर्बिटल। अब इसके एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें SF6 आ जाएगा SiCl4, इसमें SiCl4 वाला एग्जाम्पल देखें, SiCl4 प्लस में 2Cl नेगेटिव ग्रहण करेगा। इसमें केंद्रीय परमाणु है सिलिकॉन, इसकी वैलेंस शेल में d ऑर्बिटल क्या है, रिक्त है, भरे हुए नहीं है। तो इन क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन उनसे इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा, ये SiCl6 नेगेटिव 2 का निर्माण है वो कर लेगा। तो SF6 और SiCl4 ये दोनों इसके अंदर क्या आ जाएंगे, एग्जाम्पल आ जाएंगे। ये हो गया सेकंड है कंपाउंड विद वैकेंट d ऑर्बिटल, यानी वे यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु के पास d कक्षक क्या होते हैं, खाली होते हैं, रिक्त होते हैं, वो इसके अंदर रखे जाएंगे। उसके बाद में
तीसरी कैटेगरी कौन सी आएगी इसमें, केटाइंस। जितने भी धनायंस हैं वो इसके अंदर रखे जाएंगे। धनायंस का मतलब है जिनके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ऐसे किसके ऊपर होगा पॉजिटिव, या तो हाइड्रोजन पे होता है, प्रोटॉन बनाता है, या फिर जो मेटल्स होती हैं धातुएं उनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि धातुओं की प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव चार्ज है वो आएगा। अब इसमें एग्जाम्पल देखें, जैसे हमने ले लिया Ag पॉजिटिव 2NH3, इसके साथ में क्रिया करके ये क्या बनाएगा, Ag NH3 और ये NH3। अब चार्ज बताओ इसके ऊपर कितना आएगा, चार्ज जो पॉजिटिव है वही यहाँ पे रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि NH3 जो क्या होता है न्यूट्रल या उदासीन लिगेंड होता है, इस कारण से ये चार्ज को बैलेंस है वो नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से ये Ag या केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो बन जाएंगे। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, लुईस एसिड। इसके अलावा जितने भी धातु आयन जैसे Cu+2 हो गया, Pd+2 आ जाएगा, यानी संकुल यौगिकों में जितने भी केंद्रीय धातु परमाणु है वो सारे के सारे किस में आते हैं, लुईस एसिड में आते हैं, क्योंकि वे लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ये हो गया केटाइन और थर्ड कैटेगरी। एक लास्ट है इसमें लुईस अम्लों की कैटेगरी, फोर्थ है, वो कौन सी हो जाएगी, अनसेचुरेटेड कंपाउंड। अनसेचुरेटेड कंपाउंड का मतलब होता है वे कंपाउंड या वे यौगिक जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, असंतृप्त यौगिक है वो कहलाते हैं। अब इसमें आप एग्जांपल देखें, जैसे CO2 हो गया, इसने रिएक्शन CO2 किसके साथ में रिएक्शन करेगा, इसमें जो CO2 है वो H2O या फिर OH नेगेटिव। इस एग्जांपल में देखें CO2 ने रिएक्शन कर ली OH नेगेटिव के साथ में, तो क्या बनेगा, CO2 की स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगी, ये होगी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट गया क्योंकि ऑक्सीजन की EN कार्बन से ज्यादा है, ऐसे टूट जाएगा तो इस ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव, कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव, OH नेगेटिव किसके साथ में जुड़ेगा, कार्बन पॉजिटिव के साथ में, तो क्या बनेगा, ये HOC, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड O। इसको हम एक साथ लिख सकते हैं HCO3 नेगेटिव, HCO3 और नेगेटिव, नाम इसका क्या हो जाएगा, बाई कार्बोनेट आयन, ठीक है। तो वे कंपाउंड जिनके अंदर एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड यानी द्विबंध और त्रिबंध पाए जाते हैं, वे अनसेचुरेटेड कंपाउंड की श्रेणी में रखे जाएंगे और वो क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। CO2 के अलावा SO2 भी हो सकता है, इसका एग्जाम्पल लुईस एसिड का, क्योंकि SO2 में भी क्या होता है, इस प्रकार से डबल बॉन्ड है वो पाएंगे। ये हो गया इसमें लुईस अम्लों का वर्गीकरण। 4 प्रकार के हो गए, पहले अपूर्ण अष्टक वाले यौगिक, सेकंड रिक्त डी कक्षक वाले यौगिक, थर्ड केटाइंस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, फोर्थ हो गई असंतृप्त यौगिक यानी जिनमें एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाई जाती हैं, वो इस कैटेगरी में रखी जाएंगी। तो 4 कैटेगरी होंगी इनकी। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, लुईस बेस है उनका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण वो यहाँ पे पढ़ना है। अब बताओ लुईस बेस कौन से होंगे। लुईस बेस लुईस के अनुसार वे होंगे जो इलेक्ट्रॉनों को क्या होते हैं, डोनेट करते हैं। डोनेट कब करेंगे, जब उनके पास पहले से इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में होंगे, तब वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। तो लुईस बेस कौन से होते हैं, वे यौगिक जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करते हैं वो क्या होंगे, इसके अंदर लुईस बेस से कहलाते हैं। इनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। लुईस बेस 2 ही प्रकार के होते हैं। पहला तो कौन से होते हैं, आयंस विद नेगेटिव चार्ज, इनको हम क्या बोल सकते हैं, इनआयंस। यानी वे आयन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम क्या बोलेंगे, इनायन बोलेंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी होगी आयंस विद नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज वाले आयन। नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसका मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन क्या होगी, अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो वे दूसरे यौगिक जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उनको अपने इलेक्ट्रॉन देंगे,
तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले क्या होते हैं, लुईस बेस से कहलाते हैं। एग्जाम्पल लेकिन इसके अंदर Cl नेगेटिव है, साइनाइड आयन, जितने भी हेलाइड है जैसे F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव इसमें आएंगे। OH नेगेटिव हो गया, NH2 नेगेटिव हो गया, यानी जितने भी एनाइन है वो सारे के सारे लुईस बेस होंगे और वे इस कैटेगरी के अंदर रखे जाएंगे। सेकेंड इसके अंदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज वाले के बाद में कंपाउंड विद लोन पेयर, यानी वे यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं वे क्या कहलाएंगे, लुईस बेस है वो कहलाएंगे, क्योंकि वे अपने लोन पेयर को किसी लुईस एसिड को डोनेट कर सकते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल कौन से आ जाएंगे, जैसे आ गया H2 को हम इस प्रकार से रखेंगे, ऑक्सीजन भी लोन पेयर है। इसके अलावा इसके अंदर आ जाएगा ईथर ROR, इसके अलावा इसमें आ जाएगा एल्कोहल ROH। इसके अलावा हम और देखना चाहिए तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, जैसे NH3 आ जाएगा, या फिर इसके अंदर आ जाएगा RNH2, या फिर इसके अंदर आ जाएगा R2NH। यानी वे सभी उदासीन यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु या किसी भी परमाणु पर लोन पेयर होते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, वे अपने लोन पेयर को आसानी से किसी लुईस एसिड को डोनेट कर सकते हैं। इस कारण से वे लुईस बेस की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो ये हो गया लुईस बेस का वर्गीकरण। लुईस बेस दो ही प्रकार के थे, एक तो वे जिनके ऊपर लोन पेयर होता है और दूसरे भी जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो पाया जाएगा। अब उसके बाद में ये होगी इसमें लुईस एसिड और लुईस बेस का वर्गीकरण। इन सभी के बाद में हमें जो नेक्स्ट पढ़ना है, लास्ट टॉपिक है इसका, वो क्या होगा, लिमिटेशन ऑफ लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस की जो अवधारणा है उसकी हमें क्या पढ़नी है, लिमिटेशन या कमियां पढ़नी है, कौन कौन सी कमी रहेगी थी। अब इसके अंदर देखिए लुईस ने क्या बताया, ये जो एसिड और बेस है वो आपस में क्रिया करते हैं और इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। ए का मतलब एसिड और ये बेस है, बेस डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉनों को और एसिड इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इस प्रकार से ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। अब लुईस ने तो बता दिया कि ये वाला है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का बनना ही क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया, जबकि जो न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है वो बहुत फास्ट स्पीड से होगी, यानी उसकी रेट क्या होगी, फास्ट होगी और उससे अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी सामान्य उदासीनीकरण अभिक्रिया वो तीव्र गति से संपन्न होती है और उसमें बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी है वो रिलीज होती है। लेकिन लुईस के अनुसार एसिड और बेस है, उसके अंदर बेस इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या उपसह संयोजक बंध का निर्माण करता है। तो लुईस के अनुसार ये है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जबकि सामान्य उदासीनीकरण क्रिया ये वाली है। अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो बहुत ही धीमी गति से बनता है। इसका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनने का जो रेट है वो दर वो क्या होती है, कम होती है। देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया तो रेट फास्ट होती है, लुईस के अनुसार जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है उसकी रेट क्या होती है, स्लो होती है। तो ये वाली इसकी क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। अब सेकेंड इसकी जो लिमिटेशन है वो देखें। सेकेंड लिमिटेशन के अनुसार क्या हो जाए कि ये जो एसिड और बेस हैं उनके बारे में तो तुमने बता दिया कि एसिड कौन से बेस कौन से, लेकिन एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ होती है, सामर्थ्य, उसको कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है या वीक बेस है, वीक स्ट्रॉन्ग बेस है, उनको हम लुईस की अवधारणा के आधार पे नहीं समझा सकते हैं। तो अम्ल व क्षारों की सामर्थ्य को लुईस के कॉन्सेप्ट के आधार पे नहीं समझाया जा सकता है। इस कारण से ये इसकी क्या होगी, ये लिमिटेशन होगी। थर्ड लिमिटेशन लुईस की हो जाएगी कि एसिड और बेस की जितने भी रिएक्शंस हैं उन एसिड बेस की रिएक्शन जैसे कि होगी इसके अंदर एस्टरीफिकेशन यानी कि एस्टरीकरण अभिक्रिया,
उसके अलावा जल अपघटन होता है, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। इसके अलावा क्या होते हैं, जल अपघटन के अलावा हो जाएगा साल्ट हाइड्रोलाइसिस। सभी अभिक्रियाओं को लुईस की जो होने वाली जो ये अभिक्रियाएं हैं, एस्टरीकरण, जल अपघटन, लवण का जल अपघटन होता है, इन सभी अभिक्रियाओं को हम लुईस की जो अवधारणा है उसके आधार पे नहीं समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी इसके अंदर लुईस कंसेप्ट है उसकी लिमिटेशन। अब ये यूनिट कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन देखें, जैसे ये है NH3 और ये हो गया इसमें BF3। उसके बाद में इन दोनों ने रिएक्शन की, तो इस रिएक्शन के बाद में क्या बनेगा, और इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन और सेल, इसके अंदर क्या चेंज होता है वो इस क्वेश्चन के अंदर हमें लिखना है कि NH3 और BF3 जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो उस रिएक्शन के बाद में प्रोडक्ट क्या बनेगा, और इन दोनों का जो संकरण पहले क्या था और बाद में क्या हो जाएगा, सेप क्या थी बाद में क्या हो जाएगी, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। इस क्वेश्चन में देखें BF3 है, वो क्या है, लुईस एसिड है, कौन सी कैटेगरी का, कंपाउंड विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा लुईस एसिड। नाइट्रोजन परमाणु पे क्या है, लोन पेयर है, तो ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन अणु जो कि लुईस बेस की कैटेगरी में रखा जाएगा। अब NH3 में संकरण होता है sp3, BF3 में संकरण होता है sp2। अब इसकी जो ज्यामिति है वो क्या लिखेंगे हम, टेट्रा हेड्रल ज्यामिति हो जाएगी इसकी, और इस वाले की ज्यामिति क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ये तो इनकी ज्यामिति है, इसकी तो शेप भी यही रहेगी, लेकिन इसकी शेप है वो क्या हो जाएगी, पिरामिडल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, NH3, यहाँ पे बन गया BF3। अब ये बनने के बाद में केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण हो गया, वैलेंस शेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका संकरण भी sp3 है और इस वाले का संकरण भी क्या है, sp3 है। लेकिन पहले यहाँ पे इसमें 3 बॉन्ड बनने के बाद चौथे की जगह क्या थे, लोन पेयर थे, और इस वाले में लोन पेयर ने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड बना लिया इसका मतलब नाइट्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन ये हो गए, और ये यहाँ पे BF3 होगा, चारों के चारों बन गए। तो अब इसका जो शेप है, जो पहले पिरामिडल थी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल या चतुष्क कलर की है वो बन जाएगी। इसमें संकरण sp2 से sp3 हो जाएगा, और इसकी शेप है वो यहाँ पे कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। ये इसके अंदर शेप और हाइब्रिडाइजेशन में चेंज था। ये आपकी 5th यूनिट एसिड और बेस जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। कल की क्लास में हम जो नेक्स्ट बी पार्ट है इसका, नॉन अक्वस सोलवेंट या अजलीय विलायक है, वो हम कल की क्लास में पढ़ते हैं। यूनिट यहाँ तक कंप्लीट।